साल 1995 अगस्त का महीना था। हर दिन की तरह दुबई इस्लामिक बैंक अपनी स्पीड से चल रहा था। तभी एक आदमी बैंक में एंट्री लेता है और सीधा बैंक मैनेजर के पास पहुंच जाता है। हेलो सर, मुझे कार लोन चाहिए। यह उस आदमी की जुबान से निकले पहले अल्फाज थे, जिसके जवाब में बैंक मैनेजर ने अपनी सहमति दे दी और लोन झट से अप्रूव हो गया। बेहद खुश होकर उस आदमी ने बैंक मैनेजर को कह दिया, क्यों ना एक दावत मेरे घर पर हो। इस पर बैंक मैनेजर ने भी हाँ में जवाब दे दिया। अब अगले दिन वह बड़ी एक्साइटमेंट के साथ उस आदमी के घर पहुंच गया। उसकी शान और शौकत देखकर बैंक मैनेजर ने आदमी से पूछा, आप करते क्या हैं? इस सवाल के जवाब में उसने कहा कि वह कुछ नहीं करता है, बल्कि सब कुछ जिन करता है। तो उसके घर के दूसरे कमरे में रहता है और मुंह मांगी मुराद पूरी करता है। अगर उसके पास पैसे को रखा जाए तो वह पैसे डबल होकर मिलते हैं। उसके बाद तो मानो मैनेजर की आंखें लालच से चमक उठी। उसने सूटकेस में पैसे भर भर कर उस आदमी को देने शुरू कर दिए और उसके बदले जिन से डबल पैसे लेने शुरू कर दिए। यह खेल काफ़ी लंबा चला, लेकिन इसके आखिर में जो हुआ उसने बैंक को घुटने पर ला दिया। मगर ऐसा क्या हुआ और आखिर कौन था वो आदमी जो जिन रखने का दावा कर रहा था? क्या सच में उसके पास कोई जिन था? आखिर उस बैंक मैनेजर के पास इतना पैसा कहां से आ रहा था? इन सारे सवालों के जवाब आज हम आपको इस वीडियो में देंगे। नमस्ते, मेरा नाम है अमित सोलंकी। आज की कहानी जिसमें काला जादू है, जिन है, पैसा डबल करने वाली स्कीम है और है 2000 करोड़ की हेरा फेरी के खेल की कहानी। पैसा डबल करने वाली कई स्कीमों के बारे में आपने सुना होगा, लेकिन क्या कभी सोचा है कि ऐसी स्कीम से बैंक को भी चूना लगाया जा सकता है? जी हाँ, बैंक को भी एक ऐसा ही चूना लगाया गया था दुबई इस्लामिक बैंक यानी DIB को, जो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इस्लामिक बैंक है। 12 देशों में 90 से ज़्यादा ब्रांचेज हैं, 17 लाख से ज़्यादा कस्टमर हैं और ख़ास बात यह है कि बैंक का पूरा काम इस्लाम के नियमों के मुताबिक ही होता है। और वो भी उस शख्स ने जिसने कार लोन लेने के बहाने बैंक में एंट्री ली थी। इसका नाम था फटांग बवानी सिस्को। इसमें बैंक मैनेजर तो बस इस खेल का एक मोहरा था। इस मैनेजर का नाम मोहम्मद अय्यूब था। यह पैसे का इतना लालची था कि जल्द से जल्द अमीर बनने के लिए कुछ भी कर सकता था और पैसे का यही नशा मानो उसे ले डूबने वाला था। जिनसे पैसे डबल हो जाते हैं। अय्यूब ने जैसे ही यह सुना उसकी आंखें बड़ी हो गईं। इस्लाम में काला जादू हराम माना जाता है, लेकिन पैसा ही पैसा है। पैसे का लालच काले जादू को भी सफ़ेद में तब्दील कर सकता है। इसलिए अय्यूब कुछ दिन बाद दोबारा सिस्को से मिलने गया। इस बार उसके हाथ में एक ब्रीफकेस था जिसमें नोट भरे हुए थे। अय्यूब ने सोचा कि अब शुरू होगा खेल। हालांकि अय्यूब अनजान था, क्योंकि खेल पहले ही शुरू हो चुका था। अय्यूब जैसे ही घर में घुसा उसने देखा सिस्को के होश फाख्ता हैं। अय्यूब ने पूछा, क्या हुआ? अब सिस्को ने जवाब दिया इस पर कि जिन नाराज है, उसने मुझ पर हमला कर दिया है। अब क्या? अय्यूब ने पूछा। जिन को नाराज करने का खतरा मोल नहीं ले सकते। यह कहकर सिस्को ने अय्यूब के हाथ से ब्रीफकेस लिया और कमरे में चला गया। थोड़ी देर बाद वो कमरे से बाहर आया और उसने अय्यूब से कहा कि कुछ देर इंतजार करना होगा। अगला 1 घंटा अय्यूब के लिए बेकरार करने वाला था। इस बीच कमरे से अजीबोगरीब आवाज़ें आती रहीं, रंग बिरंगी रोशनी चमकती रही। ठीक 1 घंटे बाद रोशनी और आवाज़ दोनों बंद हो गए। कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया। सिस्को वहीं पास खड़ा था। उसने अपने होठों पर उंगली रख अय्यूब को चुप रहने का इशारा किया। फिर धीरे से कमरे का दरवाज़ा खोला। अय्यूब और सिस्को दोनों कमरे के अंदर गए। अय्यूब ने देखा कि पैसा सचमुच डबल हो गया था। उसकी खुशी का फिर ठिकाना नहीं रहा। अय्यूब ने पैसा लिया और घर से बाहर चला गया। उसे अब यकीन हो चला था कि सिस्को और उसके जिन की कहानी बिल्कुल सही है। हालांकि अब उसके मुंह खून लग गया था। उसने जिन को परमानेंट सेवा लेने की ठान ली। सोचिए, DIB के मैनेजर साहब हैं जो इस्लाम पर चलने की बात करते हैं और काला जादू में इन्वॉल्व हो गए। सिस्को ने उसे एक और ऑफर दिया
घर आने की ज़रूरत नहीं है, अय्यूब सीधा सिस्को को पैसे ट्रांसफ़र कर दे। पैसा जो सिस्को का नहीं बल्कि दुबई इस्लामिक बैंक का था। ढेर सारे पैसे को डबल करने का यही एक तरीका अय्यूब को समझ में आया और उसने पैसे को दिन दुगनी रफ्तार से बढ़ाने के लिए बावानी सिस्को को देने लगा। बात अगर सिर्फ अपने पैसों तक सीमित रहती तो शायद इतना बड़ा झोल नहीं होता, लेकिन चालाकी की हद तो तब हो गई जब मैनेजर ने अपनी ही बैंक से गद्दारी करने का मन बना लिया। बिना अथॉरिटीज को बताए उसने बैंक के पैसे को डबल बनाने के लिए सिस्को को देने की ठान ली। पैसा ट्रांसफ़र करने का यह सिलसिला पूरे 3 साल 1995 से 1998 तक चला। यह सोचकर कि पैसा डबल हो जाएंगे, अय्यूब ने सिस्को के अकाउंट में 183 बार पैसे ट्रांसफ़र किए। कुल रकम लगभग 2000 करोड़। उस टाइम में इतने रुपए से तो अफ्रीका के कई देश खरीदे जा सकते थे। लेकिन ज़रा सोचिए, सिस्को ने इतने पैसे का क्या किया होगा। अब आप कहेंगे कि बिजनेस पर लगाए होंगे या ब्लैक मनी के तौर पर स्विच बैंक अकाउंट में रखे होंगे। यह पैसा सिस्को ने पानी की तरह बहाया। एक बार अगर वह किसी दुकान में दाखिल होता तो पूरी दुकान खरीद लेता था। कार लेने जाता तो एक बार में 4 कार खरीदता था। एक बार उसके पास 30 से ज़्यादा लग्जरी गाड़ियाँ हो गई थी। सिस्को और अय्यूब के बीच चल रहे इस लेन देन का पता शायद किसी को चलता भी नहीं। लेकिन फिर 1998 में खबर बाहर आने लगी, दुबई इस्लामिक बैंक मुसीबत में है। इन खबरों में तेजी आई तो जल्द ही बैंक में इन्वेस्ट करने वाले लोगों की भारी संख्या पैसे वापस करने की डिमांड करने लगी। पहले तो बैंक एम्प्लॉयज़ को खुद समझ नहीं आया कि ये हो क्या रहा था, लेकिन फिर उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ी लोगों को यह समझाने में कि बैंक बिल्कुल सुरक्षित है और उनके पैसे भी सेफ हैं, मगर लोग मानने को तैयार नहीं थे। अभी तक तो सिर्फ कस्टमर परेशान थे और उनकी बातों को अब्बा बताया जा रहा था, लेकिन धीरे धीरे खबर यूएई की सरकार के कानों तक भी जा पहुंची। बैंक को डुबोने से बचाने के लिए दुबई की सरकार को आगे आना पड़ा और इसके एवज में बैंक के मालिकों को अपनी हिस्सेदारी तक सरकार को देनी पड़ी। खुद बैंक को बचाते बचाते सरकार की हालत पतली हो गई, जबकि बैंक का 2000 करोड़ रुपए डकाने वाले सिस्को अमेरिका के मियामी शहर में ऐश कर रहा था। अब तक आपको यह समझ आ गया होगा कि सिस्को स्कैम कर रहा था। किसी भी असरदार स्कैम की तरह उसने सभी बारीकियों का ध्यान रखा था। अगर पैसे लेने को बार बार दुबई जाता तो मामला कब का उसका खुल जाता। इसके बजाय सिस्को ने न्यूयॉर्क के सिटी बैंक में खाता खोला और उसमें पैसे मंगवाता रहा। किसी को भनक ना लगी, इसलिए उसने बैंक के कर्मचारी को अपना पार्टनर बना लिया था, जिसे सिस्को ने 4 करोड़ रुपए दिए और अपना मुंह बंद करने को कहा कि क्या स्कीम चल रही है बताना नहीं किसी को। अमेरिका कानून के हिसाब से सिस्को पकड़ा जाता तो यह कर्मचारी मुख्य गवाह हो सकती थी। सिस्को ने इसका भी रास्ता निकाल लिया, लेकिन उस लड़की से शादी कर ली ताकि केस चलने पर पत्नी होने के चलते वह बयान देने से इनकार कर सके। अमेरिकी लीगल सिस्टम में दंपति को यह छूट मिलती है कि वह अपने पार्टनर के खिलाफ गवाही देने से मना कर सकता है या मना कर सकती है। सिस्को ने सिर्फ एक शादी नहीं की, अमेरिका के फ्लोरिडा राज्य के मियामी शहर में उसने 30 घर लिए थे, जिसमें उसकी पत्नियां और कथित गर्लफ्रेंड रहती थी। वाकई दुबई बैंक से पैसा तो आ ही रहा था उसके पास, जो वो जिनका बताकर लेता था। सिस्को जहां अमेरिका में खुलकर खर्च कर रहा था, वहीं उसकी एक नज़र उसके अपने देश पर भी थी। अपने देश माली में उसने एयर डाविया नाम की एक एयरलाइन कंपनी की शुरुआत की। डाविया सिस्को के गांव का नाम था, जिसके बारे में वह कहता था कि जब मैं पैदा हुआ पूरा गांव जल के खाक हो गया था। इस कंपनी की शुरुआत के लिए उसने एक हॉकर सिटेल 125 और 2 बोइंग 727 खरीदे और माली में एक अस्पताल की शुरुआत भी की। और इसी दरिया दिली के चलते सिस्को, जिसे लोग अब बाबा सिस्को बुलाने लगे थे,
अब मुसीबत में पड़ गया। हुआ यूं कि माली में अस्पताल के लिए सिसाको 2 हेलीकॉप्टर खरीदना चाहता था ताकि उनका इस्तेमाल एयर एम्बुलेंस की तरह हो सके। यह हेलीकॉप्टर वियतनाम युद्ध के वक्त के थे जिन्हें युद्ध में इस्तेमाल किया गया था, इसलिए उन्हें खरीदने के लिए स्पेशल एक्सपोर्ट लाइसेंस की जरूरत पड़ती थी। सिसाको ने ये लाइसेंस लेने के बजाय कस्टम अधिकारी को घूस देने की कोशिश की और इसी चक्कर में वह धर लिया गया। इंटरपोल ने सिस्को के खिलाफ वारंट जारी किया और स्विट्जरलैंड के जिनेवा से उसे पकड़ लिया और सिस्को को हो गई जेल। हालांकि इससे भी उसकी शोहरत में कमी नहीं आई। यहीं से सिस्को के लेजेंड बनने की कहानी की शुरुआत हुई। दरअसल अपनी जेल टर्म के दौरान ही सिस्को इतने पॉपुलर हो गए कि जेल का हर आदमी उसे चाहने लगा। सिस्को का केस लड़ने वाले वकील टॉम ये बताते हैं कि जब वह सिस्को से मिलने जेल पहुंचे तो वार्डन ने उनसे पूछा कि क्या सिस्को को अमेरिका भेज रहे हैं आप। टॉम ने जवाब दिया कि हाँ, लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं। तब वार्डन ने टॉम से कहा कि प्लीज़ जितना डिले हो सके करिए। अब टॉम ने पूछा कि भाई यह किस तरह की रिक्वेस्ट है। तो वार्डन ने जवाब दिया कि जब तक सिस्को यहाँ है हमारे मज़े हैं। हर रात उसके लिए फ्लाइट से पेरिस से खाना आता है और वही खाना हमारे लिए भी आता है। जिनेवा में सिस्को के मज़े चल रहे थे। उसका केस सही से चल सके इसलिए उसे अमेरिका प्रत्यारोपण करके लाया गया, इसलिए कि यहाँ मज़े कर रहा है, सज़ा तो वहाँ वहीं होगी। लेकिन कमाल तो देखिए, यहाँ भी नज़ारे कम चौंकाने वाले नहीं थे। अमेरिका में केस के दौरान सिसाको के पक्ष में गवाही देने वालों में अमेरिकी सीनेटर, सांसद तक खड़े हुए थे। यह देखकर जज भी अचंभित थे और अंत में उन्होंने सिस्को को बेल पर रिहा करना पड़ा। यहीं से मियामी के लोगों ने बाबा सिस्को का रॉबिन हुड वाला रूप देखा। हर रात वो अपनी गाड़ी से निकलता और रास्ते में जो भी बेघर मिलता उसे नोटों की गड्डी देता। एक आंकड़े के अनुसार बेल पर बाहर आने के बाद 10 महीने में उसने 120 करोड़ रुपए दान में दिए थे। यह सब वो किसी दरिया दिली में नहीं कर रहा था, ये सब सिस्को के पीआर का हिस्सा था। वह जानता था कि ऐसा करने से अदालत में उसे रियायत मिल सकती है और जूरी के ऊपर असर भी पड़ता है। यही हुआ भी। जूरी पर इनकी इसी अच्छी इमेज का प्रेशर बना। इसलिए जब सजा की बारी आई तो सिस्को, जिसने 2000 करोड़ की हेराफेरी की थी, उसे महज 2 करोड़ जुर्माना और 43 दिन की सजा हुई। यह सजा भी उसने पूरी नहीं की। एक अनाथालय को 18 करोड़ दान देकर उसकी आधी सजा इसमें भी माफ हो गई। सिस्को हो गया रिहा। अब क्या आप सोच सकते हैं कि पूरे बैंक को कंगाल करने वाले इस ठग को न तो कोई सजा मिली और ना ही कोई क्रिटिसिज्म मिली, तो केवल पॉपुलैरिटी और लोगों का बेशुमार प्यार। इसके बाद सिस्को सीधे अपने देश माली गया। या हीरो की तरह उसका स्वागत हुआ। उधर दुबई में उसके ऊपर केस अभी भी चल रहा था जहां धोखाधड़ी की थी। दुबई में मोहम्मद अय्यूब, दुबई इस्लामिक बैंक का वो मैनेजर जिसने सिस्को को पैसे दिए थे, उसे 3 साल बाद एहसास हुआ कि उसके साथ धोखा हुआ है। उसने यह बात अपने बैंक के एक साथी को बताई। मोहम्मद को इस मामले में जेल हुई और उसकी नौकरी भी गई। हैरानी तो यह थी कि उसे नौकरी से ज़्यादा चिंता जिन की थी। पूरा खेल खेलने के बाद भी उसने एक ओझा से झाड़ फूंक करवाई, क्योंकि उसे लगता था कि उसके ऊपर जिन का साया था। अय्यूब दुबई में फेक जिन से लड़ता रहा, वहीं असली जिन यानी कि बाबा सिसाको जिंदगी भर अपने देश में खुलेआम घूमता रहा। दुबई केस में उसे 3 साल की सजा हुई, लेकिन दुबई के कानून के हाथ कभी सिस्को तक नहीं पहुंच पाए, चूँकि माली के साथ दुबई की कोई प्रत्यारोपण संधि नहीं थी। अब तो सिस्को अपने देश में सांसद भी बन गया था, जिनकी छवि एक नेक आदमी की थी। लगभग 12 साल तक संसद में रहकर उसने माली में शानदार
राइट्स एंजॉय किए और साल 2021 में उसने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। और सिस्को ने जो पैसा चुराया था उसकी भरपाई माली सरकार को करनी पड़ी। 2000 करोड़ की ठगी करने के बाद भी इस चोर की लाइफ एक सेलिब्रिटी से कम नहीं रही। पैसा, पावर और पोजीशन सब उसके पास, सब उसको मिला और जो नहीं मिला वो थी सज़ा। यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। और अगर आपको लगता है कि हमें कोई कहानी बनानी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, हम उस पर भी एक कहानी बनाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।